नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जल्द ही मार्च महीने में होने वाली है। उसमें आपकी मदद करने के लिए हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है टारगेट यूपी पीसीएस 2024। इसमें हम अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को समेटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि करंट घटनाओं से संबंधित आपकी तैयारी मजबूत बन सके। आज जिस सेक्शन पर हम बात करेंगे उस सेक्शन का नाम है संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला तथ्य है मानकीकृत विकास और भवन विनियम 2023 किसने जारी किया है। इसका जो उत्तर है वो है भारतीय मानक ब्यूरो। देश भर में भवन नियामक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए इसको लाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में भी सामान्य तथ्यों का आपको पता होना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तु के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अधिनियम 1986 द्वारा की गई थी, जो दिसंबर 1986 में लागू हुआ। साल 2017 में एक नया बीआईएस अधिनियम 2016 लागू हुआ था। बीआईएस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसके तत्वाधान में काम करता है। ये उसके बारे में कुछ सामान्य तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया? ये 16वां वित्त आयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसकी अध्यक्षता में किया गया 16वें वित्त आयोग का गठन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को ये कवर करेगा, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 की अवधि को ये कवर करेगा और 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका प्राथमिक कार्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना, यानी उनमें वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से हो उसके बारे में सिफारिश करना। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2025-26 तक मान्य है। साथ ही आपको एक तथ्य का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि 15वें वित्त आयोग ने जो राज्यों को दिए जाने वाला कर था, जो सामान्य तौर से केंद्र सरकार द्वारा उग्रहित किया जाता है, उसको उसकी उगाही की जाती है, उसमें राज्यों के लिए 41% की हिस्सेदारी की सिफारिश की थी। हालांकि सामान्य तौर से इस बात के तथ्य सामने आए हैं कि इस 41% को अक्षरशः पालन नहीं किया गया या ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। भारतीय न्याय संहिता 2023 अधिनियम किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? आप जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता हाल ही में लाई गई है और इसको राष्ट्रपति की लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है, यानी एक अधिनियम में परिवर्तित हो चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले की 500 इसके अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं होंगी। पहले की 511 धाराओं का मतलब क्या हुआ कि जब ये भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान ले लेगा तो अब इसमें 358 धाराएं होंगी। इसके अंतर्गत 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड दिया गया है, यानी कम्युनिटी सर्विस आपको करनी होगी। 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा निर्धारित कर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना, यानी उसके क्लेवर को चेंज करना और नए अपराधों का जो अपराधों की प्रवृत्ति बन रही है उनको शामिल करना और जो कुछ आउटडेटेड चीजें हो चुकी हैं उनको बाहर करना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? ये आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 का जगह लेगा। आप जानते हैं कि ये उसी कड़ी में जैसे भारतीय न्याय संहिता है उसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई गई है और इसके अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है, यानी आपराधिक कानून किस प्रकार से चलेगा, वो किस प्रकार से वर्ग कार्य करेगा, उसके लिए प्रक्रियाएं निर्धारित सीआरपीसी में की गई है। वर्ष 1973 में अधिनियमित 1 अप्रैल
1974 को प्रभावी, यानी 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी को लाया गया था और 1 अप्रैल 1974 को वो प्रभावी हुई थी। अब ये जो नई संहिता लाई गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें मेडिकल जांच, फोरेंसिक जांच, हस्ताक्षर और उंगलियों के निशान और प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? ये उसी कड़ी में तीसरा अधिनियम है जिसको राष्ट्रपति की सहमति मिली है। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। अब इसमें 167 के स्थान पर 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। यह डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाता है और जिससे उन्हें पारंपरिक कागजी दस्तावेजों के समान कानूनी महत्व मिलता है, यानी डिजिटल रिकॉर्ड को एक कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया था? ये डेट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका सही उत्तर है 5 अगस्त 2019 को। आप जानते हैं धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष दर्जा प्रदान करती थी और इसका जो मसौदा था वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य, यानी धारा 370 का जो मसौदा था वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन गोपालास्वामी आयंगर द्वारा तैयार किया गया था। वर्ष 1949 में अस्थायी उपबंध के रूप में संविधान में इसको जोड़ा गया था। राज्य को अपना संविधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति धारा 370 के अंतर्गत प्रदान की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर के तहत हुआ था, एक विलय पत्र की शर्तों पर आधारित था। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसी के तहत ये मामला आगे बढ़ा था। नवंबर 2023 तक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए हैं? इसका उत्तर है 25। ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए 30 नवंबर 2023 तक 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 25 वर्चुअल कोर्ट चालू हो गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? अदालत में वादी या वकील की उपस्थिति को समाप्त करना और वर्चुअल मंच पर मामलों का निपटारा करना। एक न्यायाधीश द्वारा एक वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सकता है इसको, यानी ये जो पूरा मुद्दा वर्चुअल कोर्ट को है वो एक न्यायाधीश द्वारा चलाया जा सकता है और ये 24/7 यानी 24/7 कार्य कर सकता है। वर्चुअल अदालतों द्वारा 4.11 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 45 लाख से अधिक मामलों में 30 नवंबर 2023 तक 478.69 करोड़ रुपए से अधिक के ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 21 कैसे करता है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से भी इनकार किया है। न्यायालय ने माना है कि विषम लैंगिक संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मौजूदा कानून के तहत विवाह करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विशेष विवाह अधिनियम समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार को मान्यता नहीं देता और इसके लिए कानून बनाना संसद का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? ये खासा चर्चा में रहा था। आप जानते हैं लगातार इसकी चर्चा हुई थी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण से ये संबंधित है। अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिल जाएगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद रोटेट किया जाएगा, यानी जब भी परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद इन सीटों को रोटेट भी किया जाएगा। यह आरक्षण राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा और इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि यह राज्यसभा पर या राज्य विधानसभाओं में लागू नहीं होगा। लोकसभा में महिला सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है वो 82 है और जब यह आरक्षण लागू हो जाएगा तो 543 में से महिलाओं के लिए लगभग 181 सीटें आरक्षित हो जाएंगी।
आरक्षण आगामी जनगणना, यानी अब जो जनगणना होने वाली है और जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद लागू होगा, यानी ये वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में लागू नहीं होगा, आगे की अवधि के लिए इसको लागू किया जाएगा। पुराने संसद भवन का नया नाम क्या है? आप जानते हैं कि भारत में नए संसद भवन का निर्माण हुआ है जिसमें कार्यप्रणाली संसद की शुरू भी हो गई है। तो पुराने संसद भवन को नया नाम दिया गया है, उसका नाम होगा संविधान सदन। ये उसकी तस्वीर है, आप जानते हैं। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधिकारिक तौर पर पुराने संसद भवन, जिसे पहले संसद भवन के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया। यह नामकरण सदस्यों के एक नए परिसर में स्थानांतरण के बाद किया गया है। इसे लोकसभा सचिवालय द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया। इसने भारत के संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप जानते हैं कि जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, जिसने भारतीय संविधान तैयार किया था, वो इसी भवन में हुई थी और ये प्रमुख कारण है कि इसको संविधान सदन का नाम दिया गया है। नए संसद भवन में 19 सितंबर को प्रवेश किया गया तथा 20 सितंबर 2023 से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। इसलिए नए संसद भवन के बारे में भी कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इस तारीख को विशेष तौर से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 28 मई 2023 उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें आने वाली कुल लागत कितनी थी? 971 करोड़ रुपए। भवन 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया है। ये तथ्य भी याद रखिएगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था? टाटा प्रोजेक्ट्स के पास था। ये किसका भाग है? ये एक बड़े प्रोजेक्ट का भाग है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये भाग है और इसका जो निर्माण है वो 20 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था और ये संसद भवन की, नए संसद भवन की तस्वीर है, जो पुराने संसद भवन, जो इसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, उसके सामने ही है। आगे बढ़ते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने वाला विधेयक कौन सा है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, यह हाल ही में पारित हुआ है। 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा से मंजूरी के बाद संसद ने इसको पारित कर दिया है। विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण को आसान बनाने के लिए लाया गया है। पूरी तरह से डिजिटल होगा। 7 दिनों के भीतर इसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। विधेयक जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करता है। रजिस्ट्रार जनरल पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी बनाएगा ताकि एक सही पहचान व्यक्ति की स्थापित की जा सके और भारत में जनसंख्या के भी आंकड़े दुरुस्त रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक किस कानून में संशोधन करता है? ये संशोधन करता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में। लोकसभा से 3 अगस्त 2023 को पारित हुआ। राज्यसभा से विधेयक के पक्ष में 131 सांसदों ने, जबकि विपक्ष में 102 सांसदों ने वोट किया। क्यों तथ्य महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ और विशेष तौर से ये माना जा रहा था कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो हो सकता है कि राज्यसभा में पास न हो पाए, इसलिए इस पर लगातार द्वंद्व बना हुआ था और इसलिए चर्चा में था। केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार इसने दे दिया है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है और प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। यानी ये प्राधिकरण महत्वपूर्ण निर्णय लेगा और इस तरह से ये माना जा रहा है कि अगर सर्विसेज पर, जो प्रशासनिक सर्विसेज है, उस पर हमारे देश के गृह मंत्रालय का नियंत्रण है, उसके निर्देशन में वो काम करता है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो विधायिका है उसकी शक्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए लगातार चर्चा में था। पायरेसी की समस्या पर व्यापक रूप से अंकुश लगाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है? पायरेसी मतलब आप देखेंगे कि लगातार फिल्मों का पायरेटेड रूप में एक देश से दूसरे देश में और एक जगह से दूसरे जगह पर इस पायरेटेड फॉर्म में उनका व्यापार होता है, तो उस पर ही नियंत्रण रखने के लिए, अंकुश लगाने के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है।
40 वर्षों के बाद सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करने वाला यह ऐतिहासिक विधेयक संसद द्वारा पारित है। उद्देश्य क्या है? पायरेसी की समस्या पर व्यापक रूप से अंकुश लगाना। कुछ अनुमानों के अनुसार फिल्म उद्योग का 20,000 करोड़ रुपए का इससे नुकसान होता है, यानी पायरेसी की समस्या के कारण नुकसान होता है, क्योंकि जब लोग पायरेटेड मूवीज देख लेंगे तो उनका जिस जो वैध तरीके से फिल्म देखने से जिस प्रकार से फिल्म उद्योग को फायदा होता है वो नुकसान में चले जाएंगे। अपराधियों को कम से कम 3 महीने की कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा और न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपए की जुर्माने की सख्त सजा इसके अंतर्गत शामिल की गई है, जिसे बढ़ाकर 3 साल तक की कैद और ऑडिट की गई कुल लागत का जुर्माना किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देश में पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राज्य प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों को शुरू से अंत तक ऑनलाइन सेवाओं के लिए आपले सरकार सेवा केंद्र के दायरे का विस्तार इसका विस्तार किया जाएगा। नागरिकों की शिकायतों को त्वरित गति से निवारित किया जाएगा, उनका निवारण होगा और नियमों को मंत्री स्तरीय अधिकारियों, विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के परामर्श से तैयार किया गया है। सुशासन के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए 161 विभागवार सूचकांक तैयार इसके अंतर्गत किए गए हैं। 2023 में भारतीय चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? इसका सही उत्तर है आम आदमी पार्टी। कब यह दर्जा दिया गया? 10 अप्रैल 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। अब भारत में जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और किन अन्य पार्टियों का जो राष्ट्रीय दर्जा है वो खो गया है। वो एनसीपी का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। 6 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ये वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। भारतीय चुनाव आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार, उसी के बारे में तथ्य चल रहे हैं, पिछला जो हमने चर्चा की है। तो भारतीय चुनाव आयोग की राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 पुस्तिका के अनुसार एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल तभी माना जाएगा जब इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाए। कुछ और तथ्य हैं, जैसे या कोई दूसरी शर्त क्या है? या लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त हो तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे। या एक और शर्त है, यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट जीत ली हो। तो अगर इन तीनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? 10% के आरक्षण की घोषणा की गई है। 6 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और इस अधिसूचना में कहा कि पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कांस्टेबल के पद के लिए पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। पूर्व अग्निवीरों के बाद के सभी बैचों को उम्र में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अग्निपथ योजना क्या है? ये सशस्त्र बलों की 3 सेवाओं में, यानी एयरफोर्स में, सेना में और नेवी में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है अग्निवीर। 14 जून 2022 को सेना, नौसेना और वायुसेना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्थापना दिवस मनाया? यह स्थापना दिवस इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक साथ ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर 2023 को स्थापना दिवस 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मनाया जाता है। ये 7 प्रदेश कौन से हैं?
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। कौन सा विधेयक वृक्षारोपण कर वन कार्बन स्टॉक के निर्माण से संबंधित है? वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य क्या है संशोधन का? वृक्षारोपण कर वन कार्बन स्टॉक का निर्माण करना, प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि उपलब्ध कराता है। स्वतंत्रता के पश्चात वन भूमि के विशाल क्षेत्र को आरक्षित संरक्षित वनों के रूप में नामित किया गया था। हालांकि कई वन क्षेत्रों को छोड़कर बिना किसी स्थायी वन वाले क्षेत्रों को वन भूमि के रूप में शामिल किया गया था। तो 3 वर्ग हो गए, आरक्षित, संरक्षित और वन भूमि। जून 2022 में सरकार ने वन संरक्षण नियमों में संशोधन किया ताकि डेवलपर्स को जिस भूमि पर अधिनियम लागू नहीं है वृक्षारोपण करने की अनुमति देने के एक तंत्र को बनाया जा सके, ताकि अगर डेवलपर्स किसी ऐसी भूमि पर अपनी संरचनाओं को बनाते हैं, अपनी कंपनी की स्थापनाएं करते हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार से उस भूमि का वन के रूप में इस्तेमाल हो सकता था या वहां से वनों की कटाई होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए दूसरी जगह पर पेड़ पौधों को लगाया जा सके। डाकघर विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करता है? यह करता है भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 को प्रतिस्थापित। विधेयक के तहत आपातकालीन अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में अथवा किसी भी उल्लंघन की घटना पर केंद्र को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हिरासत में लेने और सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंपने का अधिकार दिया जाएगा। विधेयक केंद्र को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा अथवा अन्य कानूनों के उल्लंघन के हित में किसी भी अधिकारी को किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने अथवा हिरासत में लेने का अधिकार देने की अनुमति प्रदान करता है। इसके बारे में कुछ और 1-2 तथ्य हैं। वो क्या है? विधेयक 1898 अधिनियम के तहत सभी दोष और दंडों को समाप्त भी कर देता है और साथ ही 1898 के अधिनियम की धारा 4 को हटा दिया गया, जो केंद्र को सभी पत्रों को डाक से भेजने का विशेषाधिकार प्रदान करती थी, एक प्रिविलेज प्रदान करती थी। कौन सा विधेयक भारत के अपतटीय खनन क्षेत्र से संबंधित है? अपतटीय का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के तटों पर स्थित है, किसी भी प्रकार के तट पर स्थित है, पानी के तट पर स्थित है। अपतटीय खनिज क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 से संबंधित है। यह अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 को संशोधित करने का प्रयास करता है, ताकि अपतटीय क्षेत्रों में परिचालन अधिकार आवंटित करने की विधि के रूप में नीलामी को सक्षम किया जा सके और इस क्षेत्र में कंपटीशन को बढ़ाया जा सके नीलामी के माध्यम से। इसमें 2 प्रकार के परिचालन अधिकार दिए जाएंगे, उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस। विशेष रूप से निजी क्षेत्रों को प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से इसको दिया जाएगा। इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण है। वे क्या है? केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित खनिज क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने के अधिकार दिए जाएंगे। सार्वजनिक उपक्रमों का मूलतः परमाणु खनिजों के परिचालन अधिकार भी प्रदान किए जाएंगे। सार्वजनिक उपक्रमों को ही मूलतः परमाणु खनिजों के परिचालन अधिकार प्रदान किए जाएंगे। और परमाणु खनिजों में किसको शामिल किया जाता है? परमाणु खनिजों में मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम, दुर्लभ धातुएं जैसे खनिज शामिल है, जैसे नियोबियम, टेंटलम, लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम और दुर्लभ मृदा तत्व के साथ साथ समुद्र तट के रेत खनिज भी इसके अंतर्गत शामिल है। आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू में सांडों को काबू करने का खेल संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और लगातार चर्चा में रहता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 29(1) से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने तमिलनाडु के उस कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो जल्लीकट्टू को यह दावा करके संरक्षण देता है कि सांडों को काबू रखने का खेल जो है वो राज्य की सांस्कृतिक विरासत है और अनुच्छेद 29(1) के तहत संरक्षित है। आप जानते हैं हमारे देश का अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है, उनके संरक्षण से संबंधित है। जल्लीकट्टू, जिसे एरुथालुवुथल, एरुथाझुवुथल के नाम से भी जाना जाता है, सांडों को वश में करने का खेल है।
जनवरी के दूसरे सप्ताह में पोंगल एक फसल त्योहार है। पोंगल एक फसल त्योहार है और पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है जल्लीकट्टू। यह प्रकृति का उत्सव मनाने तथा अच्छी फसल के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने का भी प्रतीक है, जहां पशु पूजा का भी अनुष्ठान इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी पशु पूजा भी इसके अंतर्गत की जाती है जल्लीकट्टू के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति 14 साल से उम्र की लड़की के साथ विवाह करता है तो किस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोक्सो के तहत इस मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी होगी। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को पोक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। 14 से 18 साल के बीच की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पोक्सो अधिनियम 2012 एक नाबालिग और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध की श्रेणी में रखता है। कानून नाबालिग की सहमति को वैध नहीं मानता है, यानी नाबालिग अगर सहमति से भी किसी के साथ यौन संबंधों में जाती है तो वो सहमति मान्य नहीं होगी कोर्ट में। पोक्सो के तहत यौन उत्पीड़न एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पोक्सो के तहत जो यौन अपराध है, यौन उत्पीड़न है, वो एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है अपराधी को। डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला किससे संबंधित है? ये हाथ से मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन से संबंधित है। मामले में मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण निषेध अधिनियम 1993 और मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कुछ निर्देश जारी किए और पीठ ने कहा, यदि हमें वास्तव में सभी मामलों में समान होना है तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15(2) जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है और किसी भी सार्वजनिक स्थान के इस्तेमाल पर इस तरह के विभेद को भी प्रतिषेध कर देता है, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो अनुच्छेद 23 में दिया गया है। और 24 जो बाल श्रम से संबंधित है, उसके निषेध से संबंधित है। जैसे मुक्तिदायक प्रावधानों को लागू करके समाज के सभी वर्गों को जो प्रतिबद्धता दी है संविधान ने, हम में से प्रत्येक को उस पर खरा ही उतरना होगा, ये कोर्ट ने कहा है। राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने संबंधी मामला किससे संबंधित है? ये कोर्ट में एक मामला था, तो ये दिल्ली सरकार बनाम एलजी से संबंधित है और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से दिल्ली सरकार के में फैसला सुनाया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर, यानी जो एनसीटी जो दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में विधायीकरण का नौकरशाहों पर नियंत्रण है, यानी विधायिका का नियंत्रण माना गया है। दिल्ली विधायिका का नियंत्रण नौकरशाहों पर इसके अंतर्गत माना गया था। इसके बाद एक और कानून आया जिसकी चर्चा हमने इसी प्रोग्राम में पहले की थी। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको बताना है। हाल ही में चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर यह विशेष रूप से चर्चा में रहा था, तो सूचना के अधिकार को का चुनावी बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसने विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो ये सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) से संबंधित है और इसके अंतर्गत विशेष रूप से कई तथ्य महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज कर दिया है और संबंधित संशोधनों को भी इसके माध्यम से चुनावी बॉन्ड स्कीम को लागू करने के लिए कई अधिनियमों में संशोधन किए गए थे। जैसे आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन था, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी संशोधन था। तो जो संशोधन इस योजना को लागू करने के लिए लाए गए थे वो भी खारिज हो गए हैं। चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये कोर्ट ने एक प्रमुख तर्क सामने रखा है कि
नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के बारे में सूचना एकत्र करने और साथ ही उन सूचनाओं का आदान प्रदान करने का अधिकार है, उस अधिकार का उल्लंघन होता है और ये एक मुख्य तर्क था जिसके आधार पर चुनावी बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया गया है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम में संशोधन करता है? यह संशोधन करता है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में। इसका उद्देश्य क्या है? संशोधन का कमियों को दूर करना, जो हमारे ये जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 था, इसकी कमियों को दूर करना, नियामक ढांचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के लिए कारावास की आशंकाओं को समाप्त करते हुए जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों का गैर अपराधीकरण करना। यानी इसमें कई जगहों पर यह किया गया है संशोधन के माध्यम से, जहां पर पहले सजा निर्धारित थी वहां पर सजा के प्रावधानों को हटा दिया गया है। हालांकि इसके कारण यह आलोचना का भी शिकार हुआ है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें इस तरह की छूट देने से हमारे जो जलीय स्रोत है उनमें प्रदूषण बढ़ सकता है और कंपनियां इस संशोधन का फायदा उठा सकती हैं। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 संविधान के किस आदेश में संशोधन करता है? ये संशोधन करता है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में। क्यों संशोधन करता है? क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन किया गया है। किस लिए? आंध्र प्रदेश के संबंध में मुख्यतः ये संशोधन किया गया है। क्या संशोधन है? आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति माने जाने वाली जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। यानी इस आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति मानी जाने वाली जनजातियों को शामिल किया गया है। और अब इस संशोधन के जरिए आंध्र प्रदेश में एसटी की सूची में निम्नलिखित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिनको पीवीटीसी के नाम से जाना जाता है, उनको जोड़ना है। यानी विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश में एसटी की सूची में इनको भी शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया है? बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा और कोंडा सावरस, इन जनजातियों को भी शामिल किया गया है। संविधान अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 किस आदेश में संशोधन करता है? यह संशोधन करता है संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में। क्यों संशोधन करता है? क्योंकि उड़ीसा में एससी और एसटी की सूची को संशोधित करने के लिए ये संशोधन लाया गया है। उड़ीसा में तमाड़िया और तमुड़िया समुदायों को एससी की सूची के स्थान पर एसटी की सूची में इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और इसलिए दोनों आदेशों में संशोधन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के विशिष्ट जातीय समूहों तथा जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए कौन सा विधेयक लाया गया है? संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024। क्यों लाया गया है? इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनुसूचित जनजातियों की सूची में गड्डा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति तथा पहाड़ी जातीय समूह जैसे जातीय समूहों को शामिल किया जाएगा। इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर यह विधेयक उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का काम करेगा और इसी के आधार पर इन संशोधनों को लाया गया है। लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोकने संबंधी विधेयक कौन सा है? यह हाल ही में पारित हुआ है। लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 लाया गया है। आप जानते हैं पेपर लीक की घटना लगातार हमारे देश में अलग अलग राज्यों में होती रहती है। यह राज्यों के लिए अपने विवेक पर इसे अपनाने के क्रम में एक मॉडल मसौदा के रूप में काम करेगा। यानी ये जो विधेयक लाया गया है, ये अधिनियम में परिवर्तित होने के बाद सभी राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा और हर राज्य इस मॉडल के आधार पर अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नए अधिनियम बना सकेंगी, नए कानून बना सकेंगी। विधेयक में लोक परीक्षा को परिभाषित किया गया है। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत है और इसके अलावा अन्य प्रावधान भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए। तो ये पिछले एक वर्ष की संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम से संबंधित तमाम खबरें थी और आने वाली यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा में
आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।